हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th बायो। तो ट्रांसलेशन क्या होती है वो आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने जब सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा था, तो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस हमें क्या बताती है? ये बताती है कि हमें जो डीएनए होता है, डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उनको कोड करके हमारे पास एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनने के बाद फिर हमारे पास प्रोटीन बनती है। ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से एमआरएनए को बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमने कवर कर ली है। तो आज हमारा टॉपिक होगा ट्रांसलेशन, जो कि एमआरएनए से अब हम पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स अपने प्रोटीन बनाएंगे। तो आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन तक, आधा सफ़र अब हम इस वीडियो में तय करेंगे। तो देखते हैं ट्रांसलेशन होती क्या है। देखिए, ट्रांसलेशन क्या होती है? जो एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस लगे होते हैं उन्हीं को कोड करके उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अमाइनो एसिड जुड़ते हैं आपस में, और वो जब जुड़ जाते हैं तो एक चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन रिफर्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोटीन्स फ्रॉम एन mRNA template. The sequences of nucleotides on the mRNA translated into amino acid sequences of the proteins with the help of tRNA and ribosomes। तो ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन क्रिएट किए जाते हैं यूज करके mRNA टेम्पलेट। mRNA के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस लगे हैं, जिस सीक्वेंस में वो लगे हैं, जिस हिसाब से वो लगे हुए हैं, उन्हीं सीक्वेंस को कोड करके अमाइनो एसिड लगते हैं। तो जैसे जैसे सीक्वेंस होंगे वैसे वैसे ही अमाइनो एसिड लगते जाएंगे, और जिस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड लगेंगे उसी सीक्वेंस का हमारे पास क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन किससे बनता है? mRNA से बनता है, और इसमें हेल्प कौन करता है? tRNA और राइबोसोम्स। तो इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये होती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगती हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? mRNA, जो अभी बताया है, टेम्पलेट है, इसी को कोड करके बनाएंगे। tRNA, tRNA का फंक्शन क्या होता है? अमाइनो एसिड को कैरी करता है, लेके आता है। राइबोसोम्स चाहिए हमें, ऑफ कोर्स इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड ने ही जुड़ना है, उसी से ही प्रोटीन बनना है, वो चाहिए हमें। कुछ एंजाइम चाहिए, कुछ फैक्टर्स चाहिए, एंजाइम जैसे पेप्टाइडेज, अमाइनो एसाइड टीएनए सिंथेटेस चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एमआरएनए को हम पढ़ चुके हैं, पहले कवर कर चुके हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह से ये बनता है, वो हम ये सब देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन देखेंगे। mRNA का फंक्शन क्या है? इट वर्क्स एज ए टेम्पलेट ऑन विच ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। तो ये एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है, ये एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोडोन यहाँ पे ट्रिपलेट लगे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सीक्वेंस में क्या लगेंगे? अमाइनो एसिड लगेंगे। तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जिस हिसाब से जुड़ जाएंगे उसी हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास tRNA। tRNA का फंक्शन क्या है? इट ब्रिंग्स द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द mRNA फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो tRNA की स्ट्रक्चर भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इसे हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है कि अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं इसको। देखिए, जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म नहीं होता जुड़ने के लिए, mRNA के सीक्वेंसेस को रीड आउट करने के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक mRNA के जो सीक्वेंसेस होते हैं, हाँ, ये हमारे पास mRNA है। mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस लगे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को जुड़ना होता है। ऐसा नहीं है कोई भी अमाइनो एसिड कभी भी आएगा और वो जुड़ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में उनको जुड़ना पड़ेगा, और उनको लेके आने के लिए उन्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई उनको कैरियर चाहिए। तो वो काम कौन करता है? tRNA। तो इसलिए tRNA को अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि ये कैरी करता है, लेके आता है अमाइनो एसिड को। tRNA की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, है ना। tRNA क्या करता है? बाइंड कर लेता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ। एक बात आपको और नोट करनी है, tRNA है किसी भी अमाइनो एसिड को अपनी मर्जी से इस तरह से बाइंड नहीं करता है। हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक tRNA है। ठीक है,
इसीलिए वो स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले कोडोन पे जब लगता है तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही आएगा। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कोई भी टीआरएनए नहीं जुड़ सकता। जैसे जैसे एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस लगे होंगे, कोड लगे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा, और जिस अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड को लेकर, उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो टीआरएनए एज एन इलेक्ट्रोमोलिक्यूल क्यों है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होती है हमारी ट्रांसलेशन की, उसके 3 स्टेप होते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मीन्स शुरू होना, इलोंगेशन मीन्स उसका बढ़ना, ग्रो करना, टर्मिनेशन मीन्स स्टॉप कर देना। इन प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनिशिएटर टीआरएनए के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी प्रोसेस शुरू होने के लिए पहला स्टेप जरूर लगता है, तो पहला स्टेप ही क्या होता है इसका, इनिशिएशन, शुरुआत करना। तो शुरुआत कहाँ से होगी, शुरू कैसे होगी चेन ये, इसके लिए हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक टीआरएनए है, स्पेसिफिक टीआरएनए है। तो ये स्पेसिफिक टीआरएनए क्या कहलाते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए। तो ऐसा टीआरएनए जो सबसे पहले लगेगा, मतलब जो सबसे पहले किसी अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो कोई ना कोई तो ऐसा टीआरएनए होगा जो सबसे पहले अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो ऐसा एक ऐसा टीआरएनए जो किसी अमीनो एसिड को लेके आएगा फर्स्ट टाइम में, इनिशिएट कराने के लिए, उसको बोलेंगे हम इनिशिएटर टीआरएनए। तो जब मैंने आपको कोडोन के बारे में बताया था, उसमें मैंने एयूजी के बारे में बताया था। एयूजी का डुअल फंक्शन होता है, एक तो ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, और दूसरा इसको इनिशिएटर कोडोन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जब भी प्रोसेस शुरू होगी, इनिशिएट होगी, सबसे पहले एक ऐसा टीआरएनए आएगा जो मिथियोनिन को लेके अपने साथ आएगा। ठीक है, तो उसके पास उसके एंटी कोडोन होंगे, वो प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो टीआरएनए के बारे में आपको पता है, स्पेसिफिक इसका फंक्शन होता है, स्पेसिफिक कोडोन, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आता है। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। किसी भी स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। तो जब स्टॉप कोडोन आ जाएंगे, टीआरएनए नहीं आएगा। जब टीआरएनए नहीं आएगा तो अमीनो एसिड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब अमीनो एसिड नहीं आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगी, चेन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टीआरएनए किसी भी स्टॉप कोडोन के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर अलग अलग तरह के राइबोसोम्स होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट की बात करें तो 70S, और यूकैरियोट के अंदर 80S हमारे पास राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या, देखो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस जो होगी प्रोटीन की, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी इसी के ऊपर ही होगी। ठीक है, इसी के ऊपर होगी। कैसे, यहाँ पे आप क्लियरली फोटो में देख सकते हो, जो पिक्स लगाई है मैंने, इसके अंदर आप देखोगे, इस पिक के अंदर आपको एक mRNA की टेम्पलेट दिख रही है। ये mRNA की टेम्पलेट है जो इस तरह से रन कर रही है। ठीक है, ये इस तरह से रन कर रही है। यहाँ पे इसकी 2 यूनिट होती हैं, स्मॉल यूनिट जो नीचे है, डाउनवर्ड के है, स्मॉल यूनिट है, और ये लार्ज यूनिट है इसकी। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक सैंडविच की तरह काम करती है। ये जो स्मॉल यूनिट है, ये नीचे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर mRNA की टेम्पलेट लेगी, इस mRNA की टेम्पलेट के ऊपर इसकी लार्ज यूनिट आएगी, तो ये इसके ऊपर इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम का फंक्शन है साइट प्रोवाइड करना फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए, जब भी 2 अमीनो एसिड यहाँ पे लगेंगे आके, तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो उस बॉन्ड को बनाने में कौन हेल्प करेगा, राइबोसोम। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जब 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है राइबोसोम की। ठीक है, तो ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों यूनिट उसकी होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक राइबोसोम की, यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, एनसीईआरटी का ही है ये। 23S RNA इज ए बैक्टीरिया इन एन एंजाइम राइबोसोम। ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम राइबोजाइम बोलते हैं।
बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। तो एग्जाम के अंदर आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा होता है वो आपको बता सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। तो राइबोसोम पे स्ट्रक्चरल आरएनए होता है, 80 तरह के अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो इसको बॉन्ड में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, इस स्लाइड में हम राइबोसोम को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। राइबोसोम का फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, दो अमाइनो एसिड के बीच में, क्योंकि जब अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा तभी हम क्या बोलेंगे कि वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। ज़्यादा से ज़्यादा जब अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड जब बनेंगे तो वो एक प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे दो यूनिट दिखाई हुई हैं इसकी, एक ही राइबोसोम की, यह लार्ज यूनिट, सबसे ऊपर क्या है, लार्ज यूनिट है, और ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक आपको दिखाया गया है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। इसकी जो लार्ज यूनिट है इसको बोल रहे हैं 50s, और जो स्मॉलर यूनिट है इसको बोल रहे हैं 30s। ठीक है, वैसे टोटल क्या होता है, ये 70s होता है। ओके, इसकी तीन साइट आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास ए साइट, ये पी साइट, और एग्जिट ई साइट। तो राइबोसोम हैज 3 साइट्स फॉर बाइंडिंग टीआरएनए। एक साइट है इसकी पी साइट जिसको बोलते हैं पेप्टाइडाइल डोनर साइट, दूसरी है ए साइट जिसको बोलते हैं अमाइनो असाइल और एक्सेप्टर साइट, और तीसरी है इसकी एग्जिट साइट और ई साइट। अब तीनों का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये अब देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो राइबोसोम है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साइट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, टीआरएनए को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो पिक दी गई है, यहाँ पे ये हमारे पास एम आर एन ए, ये एम आर एन ए क्या है, ये लगा हुआ है इस तरह से। तो एम आर एन ए के नीचे क्या है, स्मॉल यूनिट है, और उसके ऊपर लार्ज यूनिट है। देखिए जो कोड होंगे, जो सीक्वेंसेस हैं वो एम आर एन ए के ही कोड होंगे, लेकिन जो टी आर एन ए किसी भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होगा, उसको रोकने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उसको एक फिटिंग कराने के लिए, है ना, एक सेट कराने के लिए उसे कुछ जगह की जरूरत पड़ेगी, साइट की जरूरत पड़ेगी। वो साइट कौन प्रोवाइड कराता है, वो राइबोसोम प्रोवाइड कराता है। तो इस पे 3 साइट होते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ये हमारे पास कौन सी हो गई, पी साइट हो गई। पी साइट क्या है, वो साइट होगी जहाँ से शुरू होगा, मीन्स हमारा जब पहला टी आर एन ए आएगा, इनिशिएटर टी आर एन ए आएगा अमाइनो एसिड के लेके, वो यहीं पे आके लगेगा। दूसरा कहाँ पे आएगा, ए पे आएगा, वो दूसरा ए पे आएगा। तो जो टी आर एन ए है, इसके पास जो ए और पी साइट इतनी नज़दीक होती है कि जब भी ये दोनों टी आर एन ए यहाँ पे आ जाएंगे, वो हम आगे प्रोसेस जब पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। जब दोनों आ जाएंगे, एक दूसरे के इतनी नज़दीक आ जाएंगे, तो उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ए और पी साइट इतनी ज़्यादा क्लोज होती हैं कि जब भी दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, क्योंकि एक टी आर एन ए एक अमाइनो एसिड के लेके आ रहेगा, दूसरा दूसरे अमाइनो एसिड को लेके आएगा। जैसे ही दोनों एक पी साइड पे और एक ए साइड पे आके लग जाएगा, तो उन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक दोनों साइट होती हैं, जिसे दोनों के दोनों अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो राइबोसोम क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, साइट प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, अब जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो एग्जिट साइट है, ई साइट एग्जिट साइट का मतलब क्या है, जो टी आर एन ए खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मीन्स अब देखो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया दोनों अमीनो एसिड के अंदर, तो जो पहले वाला टी आर एन ए अमीनो एसिड के लेके जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, वो अपने अमीनो एसिड को छोड़ देगा। उसके बाद वो एग्जिट वाले साइड से, ए वाली साइड से बाहर निकल जाएगा। तो तीनों साइड्स का यही फंक्शन होता है। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करा रहा है, जिससे क्या बनता है, हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। ट्रांसलेशन से पहले हमारे पास एक और छोटा सा स्टेप आता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए हमने पिछली स्लाइड में बात भी की थी कि जो टी आर एन ए होते हैं, टी आर एन ए बाइंड कर जाते हैं अमाइनो एसिड के साथ, टी आर एन ए ही अमाइनो एसिड को लेके आती हैं खुद, किसके पास,
mRNA के पास, ताकि दोनों के अंदर अमीनो एसिड के अंदर बॉन्ड बन जाए। लेकिन जो tRNA है उसके साथ अमीनो एसिड कैसे जुड़ेगा, यही प्रोसेस ये बताती है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स बिकम एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ATP की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ATP और दूसरा है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। सबसे पहले क्या होता है, जो अमीनो एसिड है साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, और ऐसे ही हमारे पास क्या है, tRNA भी है। तो अमीनो एसिड क्या करेंगे, सबसे पहले ATP की प्रेजेंस में अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज के साथ बाइंड बना लेंगे एनर्जी लेने के बाद। देखिए ATP से जब एनर्जी निकल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, AMP बन जाएगा, है ना। दो उसके जो फास्फेट जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, अमीनो एसिड प्लस ATP प्लस एंजाइम, और एंजाइम कौन सा, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज, ये तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको, ATP से, और ATP से जब एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ पे ATP है और ये क्या है, दो फास्फेट ग्रुप निकल गए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ AMP। तो अभी क्या होता है, यहाँ से ATP से एनर्जी लेकर सबसे पहले क्या होता है, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज के साथ जुड़ जाता है, जिससे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। अब ये एक्टिवेटेड हो गया, इसके पास एनर्जी आ गई। ठीक है, तो अमीनो एसिड के पास क्या है, एनर्जी आ गई, ये एंजाइम के साथ लिंक कर गया है, तो अब ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। अब ये जुड़ सकता है tRNA के साथ, स्पेसिफिक tRNA के साथ। इसके बाद क्या होगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स गेट लिंक टू देयर कोग्नेट tRNA बाय द प्रोसेस नोन एज चार्जिंग ऑफ tRNA और अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। यहाँ तक हमारा काम हो गया था कि जो अमीनो एसिड है वो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज के साथ जुड़कर ATP से एनर्जी लेकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो ये जुड़ जाता है किसके साथ, एक tRNA के साथ। ठीक है, और जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड tRNA के साथ जुड़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA। यहाँ पे आप देख सकते हैं tRNA की स्ट्रक्चर, ये क्या है, tRNA की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये इसके एंटीकोडोन है। इस स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक खाली, एक बिल्कुल एक अनचार्ज, जिसको हम बोल सकते हैं tRNA है, ये इसका 3 एंड और ये 5 एंड, जिसके बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक हमारे पास आ गया अमीनो एसिड, कैसा है, एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड मतलब इसने ATP से एनर्जी ली है और जो अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो ये एक्टिवेटेड tRNA के साथ जुड़ जाता है। तो ये अमीनो एसिड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 प्राइम है इसके साथ जुड़ गया, 3 प्राइम है इसके साथ ये जुड़ जाता है। तो जब tRNA एक्टिवेटेड अमीनो एसिड साथ जुड़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA और अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे आ जाता है कई बार कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का क्या मतलब है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। या सीधा आ जाता है क्वेश्चन कई बार, चार्जिंग ऑफ tRNA क्या होता है या अमीनो एसाइलेशन क्या होता है, प्रोसेस बताइए इसकी, क्या फंक्शन है, क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमीनो एसिड खुद अपने आप mRNA के पास नहीं जा सकते, उनसे बाइंड नहीं कर सकते, इनको किसी कैड की जरूरत पड़ती है। तो पहले ये एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी लेते हैं एंजाइम tRNA अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज से, उसके साथ बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं tRNA के साथ। क्योंकि अमीनो एसिड को mRNA के पास लेने के जाने का काम कौन करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल tRNA। tRNA के साथ जुड़ने के बाद ही ये वहाँ पे जाएगा। तो ये कब होता है, इनिशिएशन से पहले। भाई अगर पहले ही हमारे पास चार्ज tRNA होंगे तभी तो वो वहाँ पे जाके लगेंगे। तो ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले ही हमारे पास क्या है, ये हमारे अमीनो एसिड तैयार रहते हैं, tRNA के साथ जुड़ जाते हैं, अपने बॉन्ड बना लेते हैं, ताकि एक एक करके वो सीक्वेंस में लगते जाएं और चेन आगे ग्रोथ करती रहे। चल अब हमारे पास मेन प्रोसेस आती है जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये जिसको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन।
हम इसको यहाँ पे स्टेजेस भी बोल सकते हैं, फेजेस भी बोल सकते हैं और स्टेप भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो एग्जाम में किसी भी तरह से आ जाए तो आपको याद ये तीनों ही रखने हैं। तो 3 मेन इसके स्टेज होते हैं या स्टेप होते हैं, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रोसेस जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी, शुरुआत करने के लिए। इलोंगेशन जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारी क्या हो रही होगी, इलोंगेट हो रही होगी, रन कर रही होगी, ग्रोथ कर रही होगी, ठीक है, उसका ग्रोइंग फेस होगा। टर्मिनेशन मीन्स जब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए था या जो जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, ठीक है, वो सब हमने पढ़ ली है। तो उन्हीं को हमने देखना है कि वो यूज़ किस तरह से होंगी, अब वो काम कैसे करेंगी, उन्हीं को हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो हमने देख लिया कि हमें mRNA चाहिए, राइबोसोम चाहिए, tRNA चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, अमाइनो एसिड और tRNA किस तरह से जुड़ते हैं, एक्टिवेशन कैसे होता है, चार्जिंग कैसे होती है, वो सब अब हो चुका है। अब हम देखेंगे कि अब ये काम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं अब इनिशिएशन। इन प्रोकैरियोट्स इनिशिएशन में क्या होता है कि देयर आर 3 इनिशिएटर फैक्टर्स एंड इन यूकैरियोट्स देयर आर 9 इनिशिएटर फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो बाइंड करते हैं शुरू शुरू में, ठीक है, जिनकी बाइंडिंग करने से क्या है, इनिशिएशन शुरू हो जाती है, जो भी स्टेप है हमारा शुरू हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 इनिशिएशन फैक्टर हैं और यूकैरियोट्स के अंदर 9 इनिशिएशन फैक्टर हैं। वो फैक्टर कौन से होते हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खाली पता होना चाहिए। अब सीक्वेंस कैसे होता है, काम कैसे करते हैं, ये अब देखते हैं। एट फर्स्ट द स्मॉल राइबोसोमल यूनिट बाइंड्स टू 5 एंड और कैप रीजन ऑफ mRNA टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम की 2 यूनिट मैंने आपको बताई थी, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 एंड की तरफ जो 5 प्राइम एंड होता है, जिसको हम कैप रीजन भी बोलते हैं, है ना, 5 एंड को हम कैप रीजन बोलते हैं और 3 एंड को हम टेल रीजन बोलते हैं, जहाँ पे कैपिंग और टेलिंग होती है। ये हमने mRNA के अंदर पढ़ा था। तो सबसे पहले स्मॉल यूनिट जो राइबोसोम की होगी वो नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर फिट हो जाएगी, उसके ऊपर आके लग जाएगी हमारी mRNA की टेम्पलेट। और वो किस साइड पे लगेगी आके, जहाँ पे 5 एंड होता है। तो mRNA का 5 एंड है, वहाँ पे फिट हो जाएगी राइबोसोम की स्मॉल यूनिट। After that, the large ribosomal unit binds to the mRNA in such a way that the initiation codon, ये initiation codon जो है AU जिसको बोलते हैं, AUG is live on the P site। अब देखिए क्या होता है, ये कह रहे हैं कि उसके बाद क्या है, स्मॉल यूनिट, उसके ऊपर mRNA और mRNA के ऊपर लार्ज यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये तीनों क्या एक तरह से सैंडविच्ड हो जाएंगे आपसे, ठीक है। वो क्या होगा, दोनों के दोनों यूनिट mRNA को सैंडविच कर लेंगे। सबसे नीचे स्मॉल यूनिट, उसके ऊपर mRNA और उसके ऊपर लार्ज यूनिट। तो जब ये तीनों जुड़ जाएंगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये कह रहे हैं कि ये इस वे में होता है, इस एंगल में होता है कि जो AUG होता है, स्टार्ट कोडोन, आपको याद है AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन, जो मिथियोनिन के लिए कोड करता है, कि वो इस तरह से अरेंज होती है कि जो AUG है वो P साइड के ऊपर आता है। हमने 3 साइड पढ़ी थी राइबोसोम की, A साइड, P साइड और E साइड। तो जो बीच वाली साइड थी P साइड, वहाँ पे AUG आएगा। इसका मतलब जो सबसे पहले इनिशिएटर कोडोन आएगा वो P साइड के ऊपर आएगा, AUG को कोड करके। द इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएटर tRNA binds the initiator codon AUG by its anticodon through temporary hydrogen bond, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमने कहा है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम की जो P साइट है वो कहाँ पे आती है, जहाँ पे AUG कोडोन होता है, क्योंकि शुरू हमेशा कहाँ से होगा, AUG से ही शुरू होगा। तो AUG के लिए क्या है, इसका जो एंटीकोडोन वाला tRNA है वो आएगा। अब एंटीकोडोन वाला क्या है, एक ऐसा tRNA जिसके पास क्या होगा, UAC जिसका एंटीकोडोन होगा, वो वाला tRNA आएगा और AUG के साथ अपना टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बाद में इसको टूटना भी है। टेम्पररी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि tRNA को अमाइनो एसिड को छोड़ने के बाद जाना भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनिशिएटर tRNA लेके आएगा, मिथियोनिन को लेके आएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको
लेके आएगा और बाइंड कर जाएगा AUG के साथ। ठीक है, अब 3 साइड थी, एक साइड कवर हो गई है। एट दिस स्टेज ए साइट इज वेकेंट टू लेट अनदर चार्ज tRNA टू एंटर। इसके बाद क्या है, 3 साइड्स में से एक कवर हो चुकी है, अब क्या है हमारे पास ए साइट रह गई है। तो राइबोसोम की जो ए साइट रह गई है, अब इसमें क्या है, दूसरा जो चार्ज tRNA है ना, वो आएगा। अब वो कौन सा आएगा, वो डिपेंड करता है AUG के बाद सीक्वेंस कौन सा है। AUG के बाद जो भी सीक्वेंस होगा उसी के एंटी सीक्वेंस में, है ना, उसी के जो एंटी कोडोन है उसी के सीक्वेंस में tRNA किसी दूसरे अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो इनिशिएशन कब हो गई हमारी, सबसे पहले जो अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो 3 फैक्टर चाहिए इनिशिएशन, अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो 3 फैक्टर हमें चाहिए इनिशिएशन के, सॉरी 9 फैक्टर चाहिए इस इनिशिएशन की। तो फर्स्ट स्टेज में राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट हैं, उनके बीच में mRNA आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड है, वहाँ से शुरू होगा इनिशिएशन, और AUG है वो P साइड पे आ जाएगा। AUG P साइड पे आने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, tRNA आ जाएगा, इनिशिएटेड tRNA। तो ऐसा tRNA जिसकी जो एंटी कोडोन है उसका सीक्वेंस क्या होगा, UAC, वो आएगा मिथ्योनिन को लेके और अटैच हो जाएगा AUG के साथ थ्रू टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो P साइड तो हमारी कवर हो गई, अब रह गई हमारी कौन सी, A साइड। ठीक है, ए साइड तो एग्जिट करने के लिए है, ए साइड रह गई है। अब दूसरी साइड पे क्या है, दूसरा कोई tRNA आएगा किसी और अमीनो एसिड को लेकर। ठीक है, तो इनिशिएशन होना था, अब शुरू हो गई है, अब है इलोंगेशन की बारी, अब इलोंगेशन होगी। इन दिस स्टेप अनदर charged tRNA binds to A site of the ribosome at the second codon। तो फर्स्ट कोडोन तो हमारा AUG था, ये तो फर्स्ट ही रहेगा हमेशा, इस पे एक अटैच हो गया था जो P साइड पे था, इसके बाद A साइड वेकेंट रह गई थी, अब क्या होगा, A साइड पे दूसरा आ जाएगा। अब ये tRNA कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है कोडोन कौन सा था। ठीक है, तो वो आके वहाँ पे लग जाएगा। A पेप्टाइड बॉन्ड is formed between carboxyl group of amino acid at P site and amino group of amino acid at A site by the enzyme peptidyl transferase। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो A साइट और P साइट है वो इतनी नज़दीक होते हैं कि जब भी दो tRNA दो अमीनो एसिड को लेके आएंगे वो इतने ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे कि दोनों के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हेल्प करने के लिए कौन है हमारे पास, एक एंजाइम का नाम है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये आपको नोट जरूर रखना है कि जो P साइड का अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप और A साइड पे जो अमीनो एसिड है उसका अमोनिया ग्रुप अमीनो ग्रुप सॉरी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है राइबोसोम के ऊपर, ये आपने बताना है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ओके, इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन ओवर mRNA इन द 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जब 3 साइट मैंने आपको बताई थी, A साइट, P साइट और E साइट। अब A साइट पे भी कोई अमीनो एसिड आ गया और P साइट पे भी अमीनो एसिड आ गया। तीनों पे अमीनो एसिड आने के बाद फिर क्या होता है, दोनों पे अमीनो एसिड आने के बाद वो उन दोनों के अंदर बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, जो पहले वाला कोडोन था, ठीक है, वो अब उसको रिलीज करना है, अब उसको क्या है, छोड़ के जाना है। ठीक, तो राइबोसोम क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, जो 3 कोडोन थे उनको छोड़कर एक आगे बढ़ जाएगा। तो जो P साइड थी, ठीक है, वो E पे आ जाएगी और A वाली P पे आ जाएगी, क्योंकि आगे मूव करेगा। ठीक है, 5 to 3 में आगे मूव करेगा हमारा राइबोसोम। तो जो P साइड थी वो क्या आ जाएगी, P साइड वाला जो अमीनो एसिड था वो A पे आ जाएगा। ठीक है, और A वाली खाली हो जाएगी। ठीक है जी, और जो E है वहाँ से जो हमारा अमीनो एसिड जो खाली है वो निकल जाएगा। अमीनो एसिड्स आर देन एडेड वन बाय वन इन द सीक्वेंस ऑफ कोडोन एंड ए पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन इज फॉर्म। चलो, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे अमीनो एसिड आगे आगे लगते रहेंगे सीक्वेंस के अंदर, उसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस आगे बढ़ती चली जाएगी और ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता रहेगा।
ठीक है। तो इस तरह से नए नए अमीनो एसिड आते रहेंगे, जो टीआरएनए, जो वैकेंट टीआरएनए है, जो अभी अमीनो एसिड को रिलीज कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, वो ई साइट से बाहर निकलते रहेंगे। तो इस तरह से क्या ये इलोंगेट होने शुरू हो जाएगी, आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। लास्ट स्टेप हमारे पास आती है टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में क्या है, व्हेन ए साइट ऑफ द राइबोसोम रीचेस द टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से तीन मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे दिए हुए हैं, यूजीए, यूएजी एंड यूएए। जब भी यहाँ पे पहुंच जाती है ए साइट, ठीक है, विच डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, नो टीआरएनए बाइंड्स द ए साइट एट द एंड। अब इस एंड पे कोई भी अमीनो एसिड नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी टीआरएनए किसी भी स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्टॉप कर जाती है, टर्मिनेशन कर जाती है पूरी की पूरी प्रोसेस। अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखेगा, ये हम अलग अलग साइड की बात कर रहे हैं, है ना। ये है हमारी पी साइड, ये साइड कौन सी है हमारी, पी साइड, ये हमारी पी साइड है, ठीक है। और ये हमने साइड कौन सी बोली थी, ये है हमारी ए साइड, ओके। और ये है हमारी ई साइड। इसी तरह से हमने राइबोसोम के ऊपर बात की थी कि इसकी अलग अलग साइट होती हैं। यहाँ पे पी साइट था, अब मान के चल रहे हैं कि जैसे शुरुआत कैसी हुई थी, यहाँ पे पी साइट थी, यहाँ पे ए साइट थी और यहाँ पे ई साइट थी। तो देखो पी साइट में इसमें क्या था, इलोंगेशन में क्या था, ये जो राइबोसोम्स हैं ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक कोडोन आगे, एक कोडोन आगे, एक कोडोन आगे और एक कोडोन ऐसे आगे जाता है। अब जो ए साइट है, ठीक है, ये आगे वेकेंट होती रहेगी, पी साइड पे आते रहेंगे, और ये इस साइड से जो खाली टीआरएनए है, जो कि छोड़ चुके हैं अपने अमीनो एसिड को, वो यहाँ से निकलते रहेंगे। अब देखिए इससे पहले ये इतने सारे टीआरएनए आए थे और ये इनको छोड़ छोड़कर चले गए हैं। अब यहाँ पे करंट क्या दिखाया हुआ है कि जो दो अमीनो एसिड जुड़ते कैसे हैं। अब ये पी साइड पे एक अभी बचा हुआ है टीआरएनए, अरे अभी एक नया नया ए साइड के ऊपर आया है टीआरएनए, ठीक है। दोनों क्या है, अमीनो एसिड को ले रहे हैं, तो ए साइट और पी साइट वालों के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये राइबोसोम आगे की तरफ खिसक जाएगा, मूव कर जाएगा, कोडोन टू कोडोन मूव करेगा। अब ये वाली ई साइट थी, यहाँ से जो खाली था ये निकल गया। अब देखिए जैसे ही ये आगे बढ़ेगी, ये स्टेप, ये जो पूरा का पूरा राइबोसोम है आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये वाली ए साइट है यहाँ आ जाएगी, तो मतलब ये वाला जो टीआरएनए है ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ये ए क्या है, साइड आगे चली जाएगी, मीन्स पी साइड के पास टीआरएनए रह जाएगा, ए साइड फिर खाली हो जाएगी, और आगे से जो नया है टीआरएनए ए साइड पे आ जाएगा। तो ए साइड खाली रह जाती है हमारे पास नए नए अमीनो एसिड को, टीआरएनए को लेके आने के लिए। ई साइड के थ्रू जो टीआरएनए है वो निकलते रहते हैं, और उन दोनों के बीच में, ए और पी साइड वालों के बीच में बॉन्ड बनते रहते हैं। तो इस सीक्वेंस में क्या होता है, वो इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। ये कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से इस साइड मूव कर रहा है, आगे आगे राइबोसोम बढ़ता चला जाएगा, और दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनते रहेंगे। जो ए साइट है वो हमेशा खाली रहती है, क्योंकि उसमें हमेशा नया नया टीआरएनए लगा रहता है, नया नया टीआरएनए आते हैं अमीनो एसिड के लेके। और जो पुराने टीआरएनए हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद खाली हो जाते हैं, वो अपने अपने अमीनो एसिड को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका होता है, और वो छोड़ने के बाद ई साइड से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो इलोंगेट कर जाती है। टर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी मान लो यहाँ पे कोई भी, अब ये टर्मिनेशन इसकी होनी है यहाँ पे आके, मान लो, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक स्टॉप कोडॉन आ गया, यूएजी आ गया, ठीक है, यूएजी आ गया, या यूजीए आ गया, या यूएए आ गया, जो भी हमारे पास तीन स्टॉप कोडॉन है, उनमें से कोई भी एक आ गया। तो जैसे ये आगे मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए साइट आएगी, क्योंकि हमेशा ए साइट की वेकेंट रहती है। ए साइट है यहाँ पे आएगी, जैसे ए साइट यहाँ पे आएगी, अब इन कोडॉन के लिए कोई भी हमारे पास क्या है, टीआरएनए नहीं है। अगर यहाँ पे कोई
स्टॉप कोडॉन होता तो क्या होता है, यहाँ पे कोई भी टीआरएनए नहीं आता। जब टीआरएनए नहीं आएगा तो अमाइनो एसिड भी नहीं आएगा। तो जब अमाइनो एसिड नहीं आएगा तो अमाइनो एसिड और नहीं जुड़ेंगे, वहीं तक ही हमारी चेन रहेगी, उससे आगे चेन नहीं बढ़ेगी, तो वो टर्मिनेट कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। तो यही इसमें बताया गया है, व्हेन ए साइट ऑफ राइबोसोम रीचेज द टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन, जैसे ही ए साइट है ये टर्मिनेशन स्टॉप कोडॉन पे पहुंच जाती है, तो वहाँ पे वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो उसके लिए कोई टीआरएनए ही नहीं है। तो वहाँ पे कोई टीआरएनए नहीं आएगा, और टीआरएनए नहीं आएगा तो कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा, क्योंकि अमाइनो एसिड को कौन लेके आता है, टीआरएनए ही लेके आता है। तो वहाँ पे एंड हो जाएगा हमारी प्रोसेस का, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ तक ही है। ओके, प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको मैं एक चीज़ और बनाना चाहता हूँ, जो है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, है ना। देखिए, कुछ एक ऐसे सीक्वेंस भी होते हैं जो ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। उनमें वो ऐसे कोडोन हैं जो ट्रांसलेशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो प्रेजेंट रहते हैं, और उनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यूटीआर्स। दीज आर सम एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस ऑफ एमआरएनए दैट डू नॉट ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेट नहीं होते, और ये दोनों ही एंड पे पड़े होते हैं, 5 की तरफ भी और 3 की तरफ भी। 5 पे कहाँ पे होंगे, AUG से पहले। देखो, जो AUG है, AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन है, AUG पे प्रेजेंट होंगे, तो AUG के बाद तो वो ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी, बीच में तो कहीं पे भी नहीं आ सकते वो, है ना। तो AUG से पहले और 5 डैश एंड की तरफ, है ना। तो ये कुछ सीक्वेंस होते हैं। कुछ क्या है, आफ्टर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन मतलब जो हमारे पास स्टॉप कोडोन है, वो कहाँ पे होंगे, 3 डैश एंड की तरफ, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो AUG से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद, है ना, तो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो सीक्वेंस स्टार्ट कोडोन से पहले प्रेजेंट होंगे 5 डैश एंड पे, और 3 डैश एंड पे स्टॉप कोडोन के बाद प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, यूटीआर और अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, दे इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये ट्रांसलेशन में हिस्सा नहीं लेते, इनको कोड करके कोई भी प्रोटीन नहीं बनता, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन दोनों के बीच में नहीं होते, या तो स्टार्ट से पहले हैं या फिर स्टॉप के बाद प्रेजेंट है, तो इनका कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन इनका जो मेन रोल है वो है कि एफिशिएंटली, अच्छी तरह से प्रोसेस क्या है, कंप्लीट होती रहे। तो ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, इसमें कंप्लीट, जैसे एक देखो आप सेल दिख रही है, ये अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल दिखाई गई, सेल के अंदर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बना है, एमआरएनए बाहर आया है, एमआरएनए बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में क्या है, इसकी ट्रांसलेशन हुई है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये 3 स्टेप यहाँ पे बताए गए हैं, तो एक रिवीजन करने के लिए लगाया हुआ है इसको, तो आप देख सकते हो। तो ये टॉपिक आपका क्लियर है। आई एम श्योर कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हम चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, इमेजेस में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, तो चीज़ें हमारे अंदर जल्दी से चली जाती हैं। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है। लास्ट में मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, या इसके अंदर आपको अपना डिपॉजिट करना है। इस बैंक के अंदर आपके आंसर डिपॉजिट होंगे। दैट मीन्स आपको इन क्वेश्चंस को देख लेना है एक बार अच्छे से। जो भी क्वेश्चन है, ये सब इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब अपनी जो स्लाइड्स मैंने अभी बताई थी आपको, इन सब में डिस्कस हो चुका है इनके बारे में। इनको अपने अच्छे से देख लेना है और इनको प्रिपेयर कर लेना है कि किस तरह से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी इनके बारे में अगर आपको है, कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो, इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।